Hello students, in the chapter number 13 sound, we are studying today the three topics noise and the music. ठीक है, ये noise और music में difference क्या है ये आज हम पढ़ने वाले हैं. दूसरा टॉपिक है noise pollution, यानी हिंदी में अगर हम इसे कहेंगे ध्वनि प्रदूषण इसे कहते हैं. और हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो कानों से सुन नहीं सकते या उनके कानों में खराबी आ जाती, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि देखिए यहाँ पे जो उसका जो ये रहता है स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो अगर ख़राब हो जाए तो ये हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है. चलो देखते हैं अभी क्या बोल रहे हैं. तो पहला जो टॉपिक है हमारा 13.7 नॉइज़ एंड द म्यूज़िक. सो वी हियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साउंड अराउंड अस. बहुत सारे साउंड हमें सुनने को मिलते हैं आसपास, लेकिन इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या हर समय वो साउंड प्लीजिंग रहते हैं, हमें कानों को अच्छे लगते हैं? डज अ साउंड समटाइम कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? क्या वे हमें डिस्कम्फर्ट भी होते हैं कभी कभी? तो सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर. कभी यानी कि सम साउंड तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ईयर्स को, वेयर एज सम आर नॉट. और कुछ कैसे रहते, अच्छे नहीं लगते, वो इरिटेबल रहते हैं. ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग इन योर नेबरहुड. ठीक है, आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? अगर आपके नेबर में किसी का मकान बन रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे मशीन आती है सीमेंट और रेती को मिलाने वाली, है ना, तो वो क्या उसकी साउंड बहुत प्लीजिंग रहती है? नो. डू यू एन्जॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय द हॉर्न्स ऑफ द बसेस? नो. एंड द ट्रक्स? नो. सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड द नॉइज. इसी को हम कहेंगे नॉइज. ठीक है, अभी बहुत सारे और अलग होते हैं, जैसे किसी के घर के बाजू में बोरिंग आ जाती है. बोरिंग बोलते हैं ना, जब बोरिंग सिस्टम आता है उनका पूरा बहुत रात भर आवाज़ें आती रहती है, तो वो भी बहुत ही मतलब कभी कभी वो 2-2 दिन तक कंटिन्यूस 24/7 24 आवर्स और 48 आवर्स तक चलता रहता है उसका आवाज़. तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? नॉइज़. ठीक है, अब एक क्लासरूम की बात कर लेते हैं. इन अ क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक्स टुगेदर, तो क्या होगा? व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड? उसे नॉइज ही कहा जाएगा. ठीक है ना. चलो, ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय द साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द म्यूजिकल साउंड. इसे क्या हम क्या बोलेंगे? अगर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बताता है तो उसे म्यूजिकल साउंड कहेंगे. इज वन ऑफ द प्लीजिंग टू द ईयर, यानी ये प्लीजिंग होता है, अच्छा लगता है हमारे कानों को. साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल साउंड. अगर हारमोनियम से अगर हमने कुछ स्वर उसके निकाले तो हमें वो म्यूजिकल साउंड लगेगा और बहुत कानों को अच्छे भी लगते हैं. द स्ट्रिंग ऑफ द सितार ऑल्सो गिव्स ऑफ द म्यूजिकल साउंड. सितार के भी बहुत अच्छे अच्छे हमें आवाज़ें आती है ना. तो वो तो और बहुत, सितार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कानों को सुनना चाहते हैं, हम उसे सुनना चाहते हैं. बट इफ द म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड इट रिमेन द मेलोडियस? अगर वही शोर में बदल जाए, अगर हम बोलेंगे ना मेलोडियस साउंड अगर शोर में बदल जाए तो तब उसे मेलोडियस या ये नहीं कहेंगे, वो नॉइज़ में बदल जाता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो हम उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज. नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है और कैसे क्रिएट होता है, ये आज हम देखने वाले. यू ऑलरेडी नो अबाउट द एयर पोल्यूशन. ठीक है, एयर पोल्यूशन मालूम है क्यों होता है एयर पोल्यूशन? प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एयर इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन. ठीक है, ये हो गया एयर पोल्यूशन. अब देखते हैं सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड. बहुत अनवांटेड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि एक्सेसिव एंड अनवांटेड. ठीक है, अगर साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो एनवायरनमेंट इट्स दैट इज कॉल्ड द नॉइज पॉल्यूशन एंड इट इज सेड टू बी अ नॉइज पॉल्यूशन.
कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन? मेजर कॉजेज ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन आर साउंड ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स का तो अभी अगर ट्रैफिक अगर हमें अगर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है तो वो भी एक नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। एक्सप्लोजन्स, धमाके जिसे हम कहते हैं, बम के धमाके, इंक्लूडिंग द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, दिवाली के समय में बहुत सारे इसमें ओकेजनली तो उसमें पटाखे फूटते हैं, तो वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर बहुत पड़े तो वो भी एक नॉइज़ पॉल्यूशन में क्रिएट करता है। मशीन्स, जैसे बहुत सारे मशीन्स का आवाज़ें आती है, वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करता है। किसी फैक्ट्रीज़ के अंदर भी अगर जाए तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें शुरू रहती है तो वो भी एक नॉइज़ पॉल्यूशन ही क्रिएट करती है। लाउड स्पीकर्स वगैरह, जहाँ भी हम फंक्शन में जाते हैं, डीजे जिसे हम कहेंगे, डीजे तो बहुत ज़्यादा 80 और 90 डेसिबल्स के ऊपर में अगर रहता है वो, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन में बदल जाता है। ठीक है, व्हाट सोर्सेज इन द होम में लीड टू द नॉइज़। अब अगर घर के अंदर में भी अगर देखें तो हमें नॉइज़ रहता है। कौन कौन सा नॉइज़ प्रोड्यूस करने वाला? टेलीविज़न है एंड ट्रांजिस्टर्स एंड रेडियो एट हाई वॉल्यूम अगर बजा दिए तो वो भी एक प्रकार से अच्छी बात नहीं है, वो भी नॉइज़ क्रिएट ही करता है। सम किचन अप्लायंसेस, जैसे कि हम देखते हैं डेजर्ट कूलर्स और मिक्सर ग्राइंडर, है ना, ये सब चीज़ें बहुत ही, और एयर कंडीशनर, ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पॉल्यूशन। अभी तो एयर कंडीशनर उतना आवाज़ नहीं करते अभी, लेकिन पहले के जो थे अभी वो आवाज़ें करते थे, इसलिए उनका आउटडोर यूनिट बाहर ही बहुत ऊपर रखा जाता था। अभी भी रखा जाता है लेकिन हम उसका वो आवाज़ नहीं करता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नया टॉपिक। What are the harms of the noise pollution? What are the harms of noise pollution? इससे क्या नुकसान हो सकता है? Do you know that the presence of excessive noise in the surroundings may cause many health related problems? अगर आप किसी शोर वाली जगह में रह रहे हो, कंटिन्यूस शोर आ रहा है और आपके कानों को इरिटेशन हो रहा है, तो ऐसे जगह में आप क्या रहोगे तो क्या हो जाएगा? आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सताएगी और वो हो सकती है आपको। लैक ऑफ स्लीप, यानी उसके अंदर में लैक ऑफ स्लीप मतलब आपको नींद नहीं आएगी, है ना। हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, हाइपर टेंशन का शिकार हो जाएंगे। एंग्जाइटी एंड मैनी मोर, एंग्जाइटी मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना और बहुत ही मतलब जिसे हम कहेंगे हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे बोलते ना हम आई एम फीलिंग वेरी एंग्जाइटी नाउ, कुछ तो भी गड़बड़ है अंदर में, तो दैट इज़ द एंग्जाइटी। एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कॉज बाय द नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन के ही सिम्टम्स है। A person who is exposed to the loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक एक्सपोज हुआ लाउड साउंड में, तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूसली, तो इट गेट टेम्पररी, या तो टेम्पररी हो सकता है, यहाँ पे ख्याल देने वाली बात है, या तो टेम्पररी होता है तो जिसका इलाज हो जाएगा, लेकिन इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, यानी कि उसको सदा सदा के लिए वो बहरा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा शोर की वाली जगह में नहीं रहना चाहिए हमें। अब देख लेते हैं मेजर्स टू द लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन। अब इसके अंदर क्या लिमिट है नॉइज़ पॉल्यूशन की वो हम देखेंगे। टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़, है ना। टू कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ द नॉइज़, तो हम ये नॉइज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, कैसे अचीव करेंगे इसको, कैसे इसको सक्सेसफुल बनाएंगे? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस, है ना। साइलेंसिंग डिवाइसेस होता है, हमें अगर हम देखें कि हमारे टू व्हीलर्स में भी साइलेंसर लगा होता है, तो उससे आवाज़ें, अगर आप साइलेंसर निकाल दो तो कितना आवाज़ आएगा, उसमें बहुत जम के आवाज़ आएगा जो आपके कानों को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो वो भी होता है। एंड मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द एयरक्राफ्ट इंजन्स, एयरक्राफ्ट इंजन में बहुत ही भयंकर साउंड होता है। अगर आपने एयरपोर्ट गए होंगे और तो आप तो जो एरोप्लेन में बैठे रहते हैं उनको तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन जो बाहर रहता है उन्हें बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होती है, उनको ईयर प्लग्स लगाने होते हैं
अगर वो बाहर जो ड्यूटी करते हैं उन्हें भी एयर प्लग लगाने होते, क्योंकि वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा होती है साइलेंसर लगाने के बाद में भी, ठीक है। दैट इंडस्ट्रियल एयरक्राफ्ट इंजन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी साइलेंसर लगे हुए रहते हैं, बहुत बड़े ट्रक्स, बसेस एंड ऑल दैट व्हीकल्स में। इंडस्ट्रियल मशीन्स के अंदर में भी बहुत सारे आजकल आ गए हैं, पहले तो नहीं आते थे वैसे साइलेंसर, अब आ गए हैं। एंड होम अप्लायंसेस भी बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जो शोर पैदा करते हैं, ठीक है। हाउ कैन द नॉइज पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेसिडेंशियल एरिया? रेसिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रेसिडेंशियल एरिया। वहाँ पे अगर ज़्यादा ही नॉइज़ आ रहा है तो आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी। ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। ऐसे अगर कोई फैक्ट्री लगाया है, किसी ने बहुत नॉइज़ करती है घर के पास में, तो ऐसे फैक्ट्रीज को वहाँ से दूर भगाना चाहिए ना, उनके मालक को बोल के उसके भाई यहाँ पे बहुत ये हो रहा है, उसको कंप्लेंट करो कि यहाँ पे ये आवाज़ हो रही है, रेसिडेंशियल एरियाज़ है, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते, ठीक है। अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया, नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम द सच एरियाज। इसलिए पहली तो बात तो अभी तो परमिशन ही नहीं है रेसिडेंशियल एरिया में ऐसे नॉइजी फैक्ट्रीज डालने की, वो उसको दूर, जैसे हमारे नागपुर में MIDC है, बुट्टीबुरी MIDC, हिंगना MIDC है, तो यहाँ पे ये सब फैक्ट्रीज लगते हैं, वहाँ पे बहुत सारा वो शोर होता है रेसिडेंशियल एरिया से दूर, तो वहाँ वो चल जाता है, लेकिन रेसिडेंशियल एरिया में ये सब नहीं चलता। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज। हम बेवजह इतने जम के हॉर्न बजाते रहते, पता नहीं कहाँ जल्दी जाना रहता है, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। हम बहुत ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में हम सुनते हैं, तो वो भी हमें कम करना है, ठीक है। ये दैट इज़ कॉल्ड द लो वॉल्यूम हम कर सकते हैं, तब जाके वो कंट्रोल हो जाएगा। ट्रीज़ मस्ट बी प्लांटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीज़ देखिए, अभी एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये पता लगाया गया कि ट्रीज़ अगर ज़्यादा रहेंगे रोड साइड में अगर लगा देते, तो दैट इज़ ट्रीज़ मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स ऑल्सो, ठीक है, बिल्डिंग्स ऑल्सो, एंड टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेसिडेंट्स एंड दस reducing the harmful effects of the noise pollution। यानी ट्रीज़, आपको बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ लगाना है रोड साइड एरियाज़ में, ताकि और अराउंड द बिल्डिंग्स के, जहाँ पे जैसे गार्डन होता है, कैसे कोई अपार्टमेंट कोई लेआउट्स बनता है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े झाड़ लगाए जाते हैं, तो वो सब साउंड को रिड्यूस करते हैं, यानी वो साउंड को कंट्रोल करते हैं। ट्री लगाना भी बहुत अच्छी बात है, साउंड उससे कंट्रोल हो जाता है, तो thus reducing the harmful effect of the noise pollution। अब आता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट। कैसा होता है ये हियरिंग इम्पेयरमेंट हम, और ये तो बहुत अच्छे से सुनना है आपको, बहुत ही अच्छे से सुनना है। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर, यानी बहुत ज़्यादा ही अगर हम देखते हैं कि बहुत टोटल, यानी पूरी तरह से बहरापन जिसे कहते हैं, टोटली अगर आप उसको धीरे से भी बोल रहे हो तो उसको जोर से भी बोल रहे हो तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, है ना। तो दैट इज़ द टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर। ये तो रेयर होता है, बट इट इज़ यूजुअली फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ। अगर ऐसा रहा तो वो बर्थ इटसेल्फ से ही रहता है, वो बचपन से सुन नहीं सकता। पार्शियल डिसेबिलिटी इज़ जनरली द रिजल्ट ऑफ द डिजीज़, यानी थोड़ा थोड़ा कम सुनाई देना, ये पार्शियल डिसेबिलिटी हो सकती है, जो पैदा होने के बाद में हो सकती है। और द इंजुरी और द एज, ठीक है, इंजुरी और द एज। चिल्ड्रन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। ऐसे लोगों को या ऐसे इम्पेयरमेंट में बहुत कम मतलब होता है, ये नीड स्पेशल केयर, उनको स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज, अब उनको साइन लैंग्वेज से समझाना पड़ता है ना, उनको बोल, तो सच चिल्ड्रंस कैन कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते हैं ना, उनकी सुनने की क्षमता ही चली जाती है, तो बोलने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो हियरिंग द चाइल्ड विद हियरिंग लॉस, इसमें करेंगे बिकॉज द स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द हियरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पीच डेवलप
ठीक है, एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द हियरिंग, है ना। अभी मैं जो बताया तो ये ख्याल में रखना है कि जैसे अगर सुनाई कम पड़ रहा है तो बहुत लोगों को ये देखना पड़ता है, जब एजेड पर्सन होते हैं उनको सुनाई नहीं देता, तो सुनाई नहीं देता और फिर बाद में उनको बोलने की क्षमता भी उसमें कम हो जाती है। एंड हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो, इसी को बोलेंगे डिफेक्टिव स्पीच। समझ में आ गया। नाउ कम टू दैट, टेक्नोलॉजिकल डिवाइस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन। अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि अब बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं, ठीक है, और टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ द लाइफ, उन्हें अच्छे से सुनाई दे, ठीक है। आपके ईयर में लगाने की जो मशीन्स होती है वो आ गई है आजकल, और वो लगाने से आप नॉर्मल बातें उनको जो सुनाई नहीं देती थी वो अब उससे सुनाई देने लगती है। एंड सोसाइटी कैन डू मच टू द इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट, और हम जो समाज जो हमारा है, ऐसे लोगों को क्या है उसको दूर रखता है, लेकिन जब वो मशीन लग जाती है तब मशीन से क्या होता है, उन्हें सुनाई देने लगता है, और वो लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम टू लिव नॉर्मल लिव्स, यानी उनके साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है ताकि वो भी नॉर्मल लाइफ जी सके, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो रहा है, वी आर एंडिंग द चैप्टर नाउ, सो प्लीज़ be careful about whatever we have learned, remember all the definition, all the points we have discussed here, ठीक है। So goodbye all of you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.